कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर के अर्थ को दिखाते हुए जिसे इंसानों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और भयानक युद्धों की वजह से अब ये इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। चारों तरफ सिर्फ आग, सूखा और बर्बादी है। इसलिए इंसानों ने अब जीने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है, मंगल ग्रह यानी मार्स। अर्थ से मार्स तक लोगों को ले जाने के लिए बहुत बड़े बड़े आलीशान स्पेसशिप बनाए गए। ये स्पेसशिप किसी उड़ते हुए आलीशान शहर या 5 स्टार क्रूज शिप जैसे हैं। ऐसी एक स्पेसशिप है जिसका नाम है अनियारा, जो अपने सफर पर निकलने के लिए रेडी है। इस शिप में करीब 8,000 लोग बैठे हुए हैं। सभी पैसेंजर्स बहुत खुश हैं क्योंकि वो एक मरती हुई धरती को छोड़कर एक नई दुनिया में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। शिप के अंदर हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, शानदार रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, डांस क्लब और बड़े बड़े थिएटर्स। पैसेंजर्स को लगता है कि वो एक आलीशान वेकेशन पर हैं और देखते ही देखते मार्स प्लेनेट आ जाएगा। इसी दौरान हम मूवी की मेन कैरेक्टर एमिली को देखते हैं, जो अनियारा शिप के सबसे खास हिस्से मीमा के लिए काम करती थी। मीमा एक बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मशीन थी जो एक बड़े कमरे में मौजूद थी। दरअसल इन सभी पैसेंजर्स में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अर्थ की हालत देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। ऐसे लोगों को मीमा रूम में लाया जाता था और जब वो इस कमरे में आकर फर्श पर लेटते थे तो मीमा उनके दिमाग से जुड़ जाती थी और उन्हें उनकी पुरानी हरी भरी धरती, बहती नदियां, खूबसूरत जंगल, ताजी हवा की यादें और विजुअल्स लाइव दिखाती थी। क्योंकि लोग अपने बर्बाद हो चुके अर्थ को छोड़कर आए थे और अंदर से वो बहुत दुखी और स्ट्रेस में थे। मीमा उनके इसी स्ट्रेस को दूर करने और उन्हें शांति देने का काम करती थी। उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती थी जिसे देखकर उन्हें लगे कि वो अर्थ पर ही है और सब कुछ ठीक हो चुका है ताकि वो स्टेबल हो जाए। लोग मीमा में आने के बाद एक वर्चुअल रियलिटी में खो जाते थे और पास्ट में बिताए गए हसीन पलों को याद करने लगते थे। हालांकि फोकस और इफेक्ट कंट्रोल की समझ रखने वाला इंसान ही मीमा को मैनेज कर सकता था। अब क्योंकि एमिली के पास ये टैलेंट था तो इसलिए ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। वो अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद खुद भी मीमा में जाती है और पुराने हरे भरे अर्थ को देख सुकून महसूस करती है। साथ ही उसे अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल पल भी याद आते हैं। अनियारा शिप की अर्थ से मार्स तक की दूरी 3 हफ्तों की थी। इसके अलावा जितने भी पैसेंजर्स शिप में बैठे हुए थे उन्हें पर्सनल अटेंडेंट दिए गए थे जिनका काम पैसेंजर्स की हर एक जरूरत का ख्याल रखना था। खैर, अब जर्नी शुरू होती है और 1 घंटा बिल्कुल नॉर्मल गुजरता है। इसी दौरान कुछ पैसेंजर्स एमिली के पास उसके वर्चुअल इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। लोग जितने ज्यादा मीमा की गहराइयों में खोने लगते हैं उतना ही मीमा का कंट्रोल उनके जहन पर हावी होने लगता था। इसलिए एमिली पहले सभी पैसेंजर्स को गाइड करती है और फिर उनमें से एक लड़की को चुनती है जिसका नाम चेबेबा था। एमिली उसके जहन को मीमा इफेक्ट से जोड़ देती है और देखते ही देखते चेबेबा वर्चुअल रियलिटी में खो जाती है। मीमा इफेक्ट की वजह से उसे पृथ्वी पर होने का एहसास होता है और एमिली एक ऑपरेटिंग डिवाइस से ये सारी चीजें मॉनिटर और ऑपरेट करती है। शिप को निकले अभी सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल स्पेस में तैरता हुआ स्पेस डेब्रिस बहुत तेज रफ्तार से अनियारा शिप की तरफ आता है। शिप का कैप्टन, जिसका नाम शेफॉन है, वो शिप को स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए अचानक मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज होती है कि डेब्रिस शिप के न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर से टकरा जाता है और इस टक्कर की वजह से शिप का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। साथ ही पूरा फ्यूल स्पेस में लीक होने लगता है, जिस वजह से शेफॉन और बाकी साइंटिस्ट भी काफी घबरा जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप अपना रास्ता भटक चुकी है। पैसेंजर्स को शांत करने के लिए कैप्टन शेफॉन तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और उनसे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, एक छोटा सा हादसा हुआ है और शिप एक्सप्लॉइट ना हो इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए अपना फ्यूल बहा दिया है। अब वो बिना फ्यूल के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही किसी प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी के पास से गुजरेंगे तो उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने शिप को वापस मार्स की तरफ मोड़ लेंगे। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में 2 साल का समय लग सकता है। ये सुनकर पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं और शॉक की वजह से लिबिडल नाम की एक लेडी को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है, जिसे एमिली फौरन मीमा रूम में ले जाती है। पैसेंजर्स के पास अब इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। 3 हफ्ते का सफर अचानक 2 साल का हो चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। शिप पर अब दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था क्योंकि वो स्पेस के काले अंधेरे में तैर रही थी। जो पैसेंजर्स पहले मार्स प्लेनेट पर जाने की वजह से काफी खुश थे, उनकी मेंटल स्टेट अब बिगड़ने लगी थी। वो अपने घर, परिवार और खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे थे और पास्ट में बिताए अच्छे पलों को याद कर रहे थे जिन्हें महसूस करने का एक ही जरिया था, मीमा रूम। इसलिए पैसेंजर्स अब ज्यादा से ज्यादा वक्त इसी रूम में बिताने लगते हैं और रूम 24 घंटे भरा रहने लगता है।
लोग मीमा के जरिए अर्थ की हरियाली को महसूस करके रोते हैं, जबकि एमिली दिन रात उन्हें संभालने में लग जाती है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्विमिंग पूल में स्विम करने के लिए जाती है, जहां पहले से ही शिप की दूसरी फीमेल पायलट इजाबेल मौजूद थी। एमिली उसे काफी पसंद करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो इजाबेल को अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताए। वो वापस अपने रूम में जाती है। एमिली के साथ इसी कमरे में उसकी रूममेट भी रहती है, जो एक ओल्ड एस्ट्रोनॉमर है। वो एमिली को बताती है कि शिप एक्चुअली में भटक गई है और आसपास कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या प्लैनेट नहीं है। हम स्पेस में खो गए हैं और ये बात कप्तान शिफॉन भी अच्छे से जानता है, लेकिन पैसेंजर परेशान ना हो और कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए उसने लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई है। एमिली एस्ट्रोनॉमर की बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो लोग स्पेस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जहां से निकलना अब शायद नामुमकिन है। इसी घबराहट और टेंशन में एमिली अल्कोहल पीने लगती है और फिर मीमा रूम में चली जाती है और मीमा इफेक्ट के जरिए खुद को वापस अर्थ पर देखती है। कुछ वक्त यहाँ पर रुकने के बाद वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो रास्ते में उसे एक पैसेंजर मिलता है जिसकी हालत खराब हो रही थी। एमिली के पूछने पर वो बताता है कि उसे एस्ट्रोनॉमर ने सारी सच्चाई बता दी है कि वो स्पेस में खो गए हैं, इसलिए घबराहट में उसे पैनिक अटैक आ गया है। ये सुनने के बाद एमिली उसे फौरन मीमा के रूम में ले जाती है, पर वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि रूम तो पहले से ही पैसेंजर से भरा हुआ है, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो सो रहे हों, लेकिन हकीकत में वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोए हुए थे और खुद को ये फील करा रहे थे कि वो अर्थ पर है। मीमा रूम का ये हाल देखने के बाद एमिली शिफॉन से मिलती है और उनसे कहती है कि एक न एक दिन पैसेंजर्स को सच पता चल जाएगा कि उनकी स्पेसशिप स्पेस में खो गई है। वो इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मीमा रूम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि मीमा मशीन इतने लोग को मैनेज नहीं कर सकती, वो ब्लास्ट हो सकती है। ये सुनने के बाद शिफॉन एमिली की बात मान लेता है और उससे कहता है कि जल्द ही खाना भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद सभी को अलगाए यानी शैवाल ही खाना पड़ेगा और तब वो उन्हें सारी सच्चाई बता देगा। देखते ही देखते इस जर्नी को पूरे 3 साल बीत जाते हैं और फूड खत्म होने की वजह से सभी अलगी खाने लगते हैं, जिस वजह से बॉडी में कई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन मीमा के सहारे वो किसी तरह जी रहे थे। इधर एमिली का प्यार इन 3 सालों में इजाबेल के लिए और ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बारे में वो अपनी रूममेट एस्ट्रोनॉमर को बताती है और वो हंसते हुए कहती है कि इस बाउंडलेस स्पेस की गहराइयों के सामने हम इंसानों का कोई वजूद नहीं है। शिप के लोगों की जिंदगी, उनका आपसी प्यार और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, ये सब कुछ इस ह्यूज यूनिवर्स के आगे पूरी तरह बेमतलब है। ये कड़वा सच कहकर एस्ट्रोनॉमर यहाँ से चली जाती है। एमिली को उसकी बातों का काफी बुरा लगता है, इसलिए वो मीमा में चली जाती है और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत सी नदी में स्विम कर रही है और ऊपर आसमान में बर्ड्स उड़ रही हैं और अचानक एक एक करके मरने लगती हैं। यह देखकर एमिली बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि मीमा का काम सिर्फ अच्छी इमेजेस दिखाना था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास और भी कई लोग को लेटा हुआ देखती है जो मीमा इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अचानक वो बुरी तरह तड़पने लगते हैं। उनकी हालत देखकर एमिली जल्दी से अपना ऑपरेटिंग डिवाइस उठाती है और जब उन्हें चेक करती है तो पता चलता है कि वो बहुत ही डरावना सपना देख रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से मीमा को बंद कर देती है। और इस बात की जानकारी जब शिफॉन को होती है तो वो एमिली को बहुत डांटता है, क्योंकि अब मीमा ही लोग की जीने का सहारा था, इसलिए ना चाहते हुए भी एमिली को फिर से मीमा मशीन को ऑन करना पड़ता है। इसी दौरान हम लिबिजल को देखते हैं जो मीमा का हद से ज्यादा यूज कर रही थी। इसी वजह से अचानक मशीन ब्लास्ट हो जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ब्लास्ट के साथ ही लोग की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और लिबिडल बाहर आकर सभी को यही बताती है कि एमिली की वजह से ही ये सब हुआ, जिसके चलते एमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। इजाबेल को पता था कि एमिली का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए शिफॉन से बात करने चाहती है, लेकिन वो उल्टा एमिली को ही कसूरवार ठहराता है और इजाबेल को कुछ ऐसी बातें कहता है जिन्हें सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और शिफॉन को एक जोरदार किक मारती है, जिस वजह से इजाबेल को भी एमिली के साथ सेल में बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और अब शिप को भटके हुए 4 साल से ज्यादा बीत चुके थे। उम्मीद की किरण पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी थी। लोग अब समझ चुके थे कि कैप्टन ने उनसे झूठ बोला था और अब वो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इस सदमे की वजह से कई लोग अपनी जान दे देते हैं और शिप के अंदर अलग अलग तरह के अजीबोगरीब कल्ट बनाने लगते हैं। कुछ लोग अजीब डांस करते हैं, कुछ रोशनी की पूजा करने लगते हैं, तो कुछ लोग अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को ही अपना भगवान मान लेते हैं, जिस वजह से शिप का माहौल पूरी तरह डरावना और अजीब हो जाता है। इधर इजाबेल और एमिली साथ रहने की वजह से एक दूसरे के काफी करीब आ जाती हैं और इनके बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। कुछ दिन के बाद स्पेसशिप में स्टाफ की कमी होने की वजह से
इन दोनों को सेल से बाहर निकालकर तुरंत काम पर लगा दिया जाता है। इज़ाबेल को एयर सर्कुलेशन सिस्टम में जॉब दी जाती है, जबकि एमिली को टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्लास में जाते वक्त एमिली सेल से निकलने के बाद पहली बार शिप की हालत देखती है। अब लोगों ने वहां गंदगी फैलाना शुरू कर दिया था, हर जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो इज़ाबेल के पास जाती है और दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी वहां चेबबा आती है और उन्हें लिबिडल के कल्ट में इनवाइट करती है, जिसके बाद इज़ाबेल और एमिली दोनों उसके साथ कल्ट में शामिल होने के लिए चली जाती हैं और देखती है कि वहां बैठे सभी लोग के फेस पर अजीब से निशान बने हुए हैं। वो प्रे करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जिसमें एमिली और इज़ाबेल भी शामिल थी। खैर, कुछ महीने बाद हमें पता चलता है कि इज़ाबेल प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बच्चा इस माहौल में जी नहीं पाएगा। हालांकि एमिली उसे समझाती है और स्पेसशिप के बाहर एक होलोग्राम के रूप में मीमा का एक और वर्जन बनाने के बारे में सोचती है, ताकि विंडो से बाहर देखने पर लोग को स्पेस का अंधेरा नहीं बल्कि अर्थ की खूबसूरत इमेजेस दिखाई दे। एमिली जब ये आइडिया शेफोन के साथ शेयर करती है तो वो इसे सिरे से खारिज कर देता है और एमिली से कहता है कि वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे। उसकी बात सुनकर एमिली आगे कुछ नहीं कहती। 9 महीने बाद इज़ाबेल एक बेबी को जन्म देती है, जिसके आने के बाद वो खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है। एक दिन जब वो अपने बेबी के साथ पूल में नहा रही होती है, तभी उसे गार्ड कमांड सेंटर में बुलाने के लिए आता है, जिसके साथ इज़ाबेल चली जाती है और देखती है कि वह एमिली के साथ साथ शेफोन भी मौजूद है। तभी अचानक शिप के रडार पर कुछ दिखाई देता है। दरअसल स्पेस की गहराइयों से एक अनजान ऑब्जेक्ट बहुत तेज रफ्तार से अनियारा शिप की तरफ आ रहा था। इसे देखने के बाद शेफोन को लगता है कि शायद ये अर्थ से भेजा गया कोई रेस्क्यू पॉड है जो उन्हें बचाने आ रहा है। पूरे अनियारा शिप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग सालों बाद नाचने गाने लगते हैं इस उम्मीद में कि वो अब बच जाएंगे। हालांकि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इसलिए उसे स्पेसशिप के पास आने में 1 साल का वक्त लग जाता है। उसके करीब आते ही सभी पैसेंजर्स को उनके रूम में भेज दिया जाता है, क्योंकि अब अनियारा की ग्रेविटी चेंज होने वाली थी। कैप्टन उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए शिप से एक छोटा सा रेस्क्यू क्रू बाहर भेजता है, जो बड़ी मशक्कत के बाद उस ऑब्जेक्ट को शिप के अंदर ले आता है। जब उसे खोला जाता है तो उसकी उम्मीदें कांच की तरह टूट जाती हैं, क्योंकि वो कोई स्पेसशिप या रेस्क्यू पॉड नहीं था, बल्कि एक ह्यूज काले रंग का सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर था जो किसी अनजान मेटल से बना हुआ था। यानी मदद की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। शेफोन सभी से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर को सब कुछ पता चल चुका होता है और वो बाकी पैसेंजर्स को भी बताना शुरू कर देती है, जिस वजह से शेफोन उससे बात करने उसके पास जाता है और कहता है कि वो लोगों को डराना बंद कर दे, क्योंकि उम्मीद ही उन्हें जिंदा रख सकती है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर उसकी एक नहीं सुनती, जिस वजह से शेफोन गुस्से में उसे शूट करके मार देता है और एक कॉफिन में लपेटकर स्पेस पे छोड़ देता है। वक्त बीतने के साथ साथ शिप की हालत भी बेहद खस्ता होने लगती है और एक दिन वो स्पेस स्टॉर्म में फंस जाती है, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा बचे थे उनकी हालत को देखते हुए शेफोन एमिली को मीमा का एक और वर्जन बनाने की इजाजत दे देता है। एमिली दिन रात एक एक कर नया वर्जन बना देती है और उसे शिप के बाहर इंस्टॉल कर देती है। वो ये बात जब इज़ाबेल को बताने के लिए उसके कमरे में आती है तो देखती है कि उसने खुद को खत्म कर लिया है और साथ ही बेबी को भी। ये देखकर एमिली बुरी तरह से टूट जाती है और अब इस सफर को पूरे 10 साल बीत जाते हैं। बस गिने चुने लोग ही शिप में बचे हुए थे। हालांकि शेफोन अब भी ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल में वो भी अंदर से टूट चुका था। इसी तरह शिप को स्पेस में फंसे हुए 24 साल गुजर जाते हैं, पर अब तक कोई भी प्लेनेट उनके आसपास नहीं था और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लगभग 6 मिलियन ईयर्स के बाद शिप एक प्लेनेट के पास से गुजर रही है, लेकिन अब सिर्फ शिप के अंदर इंसानों के कंकाल बचे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो।